तो खाना कम खाते हैं, ज्यादा खाते हैं। गंदा है। नहीं ऐसा कहिए लेकिन मैडम काम करेंगे तो विरोध होगा। जब हमने बास्केटबॉल कोर्ट बना 70 साल नहीं बना, कोर्ट का काम रुके थे तब ना लड़का ऐसा 1 घंटा काम शुरू कर दिया। आप बनारस में जा रहे हैं? अभी डाली ज्ञानपुर से अपना वहाँ मेरा आवास है अभी है वहाँ मेरा आवास अभी भी दिल्ली धान अपना हाँ बस हमारे यहाँ आज के परिप्रेक्ष्य में वो बिल्कुल 100% इम्प्रैक्टिकल हाँ आपका सवाल निकाल दो वीडियो लेकर के ना आप भी खाना खा लीजिए वीडियो लेकर खाना खा लीजिए कितना ही आराम खाइए, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है सर से ज्यादा क्या कहते हैं बर्तन लगा दीजिए सब कमाल थोड़ा छिड़का मैं सब खा रहे हूँ अपना बना रहे व्यस्त है। अरे वो अपने आगे खुद राष्ट्रपति और खाना देखा दोनों से प्रमाण पत्र देंगे। अरे स्टार्ट किया लोगों सेल्फ से स्टार्ट उन्होंने भी किया, वही मेल गैमेट फीमेल गैमेट से भी वहीं से नेचर तो ही आ जाए। वहाँ स्टैटिक और डायनामिक ये बात सर वाकई सच में नेचुरल ठीक है उस नेचर से आ रही है। क्योंकि हम लोग सर बहुत दूर हैं उस विषय से ना, बिल्कुल जड़ में यही समस्या है। हमको वो सुनना ज़्यादा अच्छा महाराज है, ये हमारी पसंदीदा है। भावना मैडम, क्योंकि भावना मैडम देखिए ज़्यादा देर अगर आप बैठ जाएंगे, ज़्यादा देर बैठ जाएंगे फोटो वाला बंद कर खाना खा लीजिए।
सबसे बड़ी चीज़ आदमी उसकी तरह हंसने बोल रहे हैं जब भेंट होती है ना तो जब भेंट हो जाए तो बड़ा उसी नेचर पहले हमारा ज़्यादा खर्चा गया हमारे महाविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आज दूसरा दिन है और हमारे सभी तकनीकी इस समापन सत्र के समस्त गणमान्य अतिथियों का पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से आयोजन समिति की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और इस समापन सत्र की हमारे माननीय मुख्य अतिथि आ चुकी है। माननीय मुख्य अतिथि प्रोफेसर चंद्रकला त्रिपाठी जो राष्ट्रीय हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की प्रोफेसर रही है। महिला महाविद्यालय में आपने प्राचार्य पद को सुशोभित किया है। आपका शिक्षण अनुभव 40 वर्ष, बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट हैं। आपके सुपरविजन में 30 से भी अधिक शोध अवार्ड हो चुके हैं। आपने बहुत सारी जो कमियां हैं उसे हमें आपसे बहुत सारा मार्गदर्शन भी मिलेगा। मैं आप बहुत सारे सम्मानों से भी सम्मानित, सम्मान, सुधा बिंदु सम्मान, कथांतर सम्मान आपको मिल चुका है। इसके अलावा भी बहुत से सम्मान हैं जिनकी लंबी सूची है, मैं यहाँ पढ़ नहीं सकती। मैं पूरे आदर सम्मान करती हूँ। आप भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर का पद सुशोभित कर चुके हैं। आपकी विशेषज्ञता विशेष। मैं प्राचार्य महोदय से भी निवेदन करती हूँ। समस्त अतिथियों का मैं पुनः स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आपका इस संगोष्ठी में वंदन, अभिनंदन, स्वागत है। यह समापन सत्र है, इसकी कुछ औपचारिकताएं हैं। इसके आरंभ के लिए हम चाहते हैं कि माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित को यहाँ आमंत्रित करती हूँ। वे आए और सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें। ज्ञान उदधि से दे माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे। चरणों को सेवत है, हम शिशु है अज्ञानी माता। अनुरोध करते कि वे हमारे माननीय मुख्य अतिथि प्रोफेसर चंद्रकला त्रिपाठी मैडम को माल्यार्पण कर उनका स्वागत अभिनंदन करें और प्राचार्य जी से आग्रह करूंगी कि बुके भेंट कर उनका इस समारोह में स्वागत अभिनंदन करें। इसी क्रम में मैं डॉक्टर कबीर जी से आग्रह करूंगी कि वे माल्यार्पण का स्वागत करें और प्राचार्य जी से अनुरोध है कि बुके भेंट
मैं डॉक्टर अधीर कुमार जी से आग्रह करूंगी, सर प्राध्यापकों से अनुरोध करूंगी कि पुष्प भेंट कर उनका इस समाज कैमरा कहाँ रखी थी? हमारे इस समापन सत्र में स्वागत के लिए मैं आयोजन सचिव सर हमारे प्राचार्य महोदय को माल्यार्पण कर पुष्प भेंट कर उनका इस समापन सत्र में स्वागत अभिनंदन करें। उनके स्वागत के लिए मैं आयोजन सचिव महोदय से आग्रह करती हूँ कि प्राचार्य महोदय को हमारे अन्य अतिथि डॉक्टर रंजीत सिंह डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी एंड पीजी ग्रेजुएट उन्हें भी पुष्प भेंट कर उनका से अनुरोध है। डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी से पधारे के एमपीआर से पधारे डॉक्टर संतोष कुमार के स्वागत अभिनंदन के लिए मैं डॉक्टर राज सिंह आयोजन सचिव महोदय से आग्रह करती हूँ। अवधेश जी, जयप्रकाश शर्मा, स्वागत करवा रही और मैं हमारे आयोजन सचिव से हमसे नाम छूट सकता है, हम आपके स्वागत में कोई कमी नहीं रखना चाहते। आप सभी अतिथियों को अगर आपके पास जैसा है पुष्प देकर तो हम अपने वाचन से हृदय से आप सभी का इस समापन सत्र में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत विधिवत स्वागत वाचन करने के लिए प्राचार्य संरक्षक प्रोफेसर मुरलीधर राम सर से आग्रह करती हूँ वे आए और हमारे अतिथियों का स्वागत। मिसेज रुस्तम अली आज हमारे गोष्ठी सफल हो गई समापन सत्र में हमारे बीच उपस्थित मुख्य अतिथि डॉक्टर चंद्रकला त्रिपाठी DHU वाराणसी, डॉक्टर बी एन त्रिपाठी गेस्ट ऑफ ऑनर विशिष्ट अतिथि, डॉक्टर यशोधरा शर्मा प्राचार्य राष्ट्रीय महिला महाविद्यालय सेवापुरी वाराणसी, डॉक्टर सुनंदा चतुर्वेदी प्राचार्य, डॉक्टर पी.एन. डोंगरे प्राचार्य काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर भदोही और डॉक्टर आर.एन. शर्मा प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय भागलपुर चंदौली जो हमारे गृह जिले में हमारे घर के गांव करीब पड़ता है और संचालिका डॉक्टर वर्षा रानी, ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी डॉक्टर अवधेश कुमार जी, हमारे ज्यादातर नाम में जानता हूँ मुसाफिर खान हरिराम यादव जी, ज्ञानपुर से प्रकाश गुप्ता जी, मधुपुर से संतोष यादव संतोष सिंह जी, सैदाबाद राजकीय महाविद्यालय डॉक्टर सुरेश यादव जी, डॉक्टर एस वर्मा जी, डॉक्टर एकवर्मा, डॉक्टर बालकेश्वर जी। आज भारत में पूरे विश्व के सामने कामकाजी महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा, अगर हम भारत की बात करें तो भारत की आधी आबादी 48% जनसंख्या महिलाओं की है और साक्षरता 65% है, जो पुरुषों की 82% है, जिसमें ऑर्गेनाइज जो संगठित क्षेत्र है उसके अंतर्गत कार्यरत महिलाओं के सामने सहभागिता केवल 2 से 3% है। कामकाजी महिला अवकाश में ओवर टाइम करती है, परंतु हम उनके इस कार्य को अर्थव्यवस्था से नहीं जोड़ते हैं। इस 2 दिन के सेमिनार में यहाँ पधारे हमारे सभी प्रतिभागी, इनवाइटेड स्पीकर,
जो चर्चा किए हैं हम समझते हैं कि उस पर एक निचोड़ सामने आया है। मैं बैठा था कई सत्रों में, सुना लोगों को, निर्मल जी को सुना, यशवंत वर्मा को सुना, अन्य बहुत सारे लोगों मैंने सुना। तो ये एक विवाद का भास है। अभी हमारे डॉक्टर ए के वर्मा को अच्छी तरह से राइट से सिद्ध किया, डॉक्टर राम यादव ने बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में इन्होंने उस चीज को बताया। लेकिन सामाजिक रूप से बायोलॉजिकली तो डोमिनेंट है ही महिला, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपने व्याख्यानों से उन्होंने बताया भी, लेकिन सामाजिक रूप से अभी और कुछ बहुत ज्यादा करने की जरूरत है। धरातल पर जो वास्तविक स्थिति है, अभी एक निर्भया केस की चर्चा किया था उन्होंने, जो जहां पर सुरक्षा की बात आती है, तारीख पर तारीख बढ़ती जा रही है और बड़ी समस्याएं हैं। इस पर जो है जो निष्कर्ष आया है निश्चित रूप से हम भेजेंगे। ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। एक बार पुनः आप सभी लोगों का मैं स्वागत अभिनंदन इस सत्र में करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि आप आए। जो कुछ भी त्रुटियां रह गई हैं उसको हम आगे सुधार करेंगे कि और भी सुविधा यदि इस तरह कार्यक्रम हो तो हम दे सकें। और इस सम्मान के क्रम में आगे चलते हुए मैं हमारे प्राचार्य महोदय से आग्रह करती हूँ कि हमारे माननीय मंच को स्मृति चिन्ह प्रदान कर इस समापन सत्र में उन्हें सम्मानित करें। क्रमशः माननीय मुख्य अतिथि महोदय माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत अभिनंदन करें। मैं प्राचार्य जी से अनुरोध करती हूँ मैं डॉक्टर भावना सिंह मैं प्राध्यापक भी मैं डॉक्टर रुस्तम अली से प्रदान कर प्राचार्य जी का स्वागत सम्मान करें। अभिनंदन। और आयोजन समिति की ओर से लगातार विमर्श हो रहे हैं और उसके निष्कर्ष को यहाँ प्रस्तुत करने के लिए मैं प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय सेवापुर, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय कन्नौज इलाहाबाद, प्राचार्य काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय थानापुर चंदौली एवं महाविद्यालय के संरक्षक प्राचार्य, इस सभागार में उपस्थित समस्त विद्वान साथीगण, विद्यार्थीगण, शिक्षणेतर कर्मचारीगण, निश्चित ही 2 दिनों में बहुत सारी बातें हमारे वक्ताओं ने इस मंच के माध्यम से सबके सम्मुख रखा। समस्या का निदान, किस प्रकार से समस्या उत्पन्न होती है और कैसे उसका रास्ता ढूंढा जाएगा, इसकी चर्चा आप लोगों ने किया। सारे आंकड़े, इतिहास बताते हुए इसका आपके समक्ष रखा गया। इन 2 दिनों में प्राय सभी सत्रों में मैंने प्राय सभी को सुना भी और समझने का भी प्रयास किया और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कामकाजी महिलाओं की जो स्थिति है, दशा है, उनका अनुभव हम सभी करते हैं। उस अवस्था में हम सभी हैं। आज इस महाविद्यालय के चाहे प्राध्यापक हो,
कर्मचारी हो या समाज के अन्य लोग हो, तो हम ये पाते हैं, मेरा अपना ये व्यक्तिगत अनुभव ये कहता है कि अगर हम इतिहास की बात करें, बिल्कुल पौराणिक काल से आज तक, पौराणिक काल में जैसा हमारे इतिहासकारों ने बताया कि स्त्रियों की जो दशा थी, शुरू में वो सिर्फ दासी के रूप में या भोग की वस्तु समझी गई, लेकिन आज जो स्थिति आ गई है, धीरे धीरे प्रगति करते करते आज हम सभी बराबर की स्थिति में पहुंच चुके हैं। देखिए, समस्याओं का कभी अंत नहीं होता है, स्वरूप बदलता है। हम हमेशा आगे की सोचते हैं, समस्याएं उत्पन्न होती हैं, रास्ते निकल आते हैं। मेरा सिर्फ एक बात कहना यहाँ पे है कि हम इतिहास के बारे में बात करते हैं, वहां की दशा और दिशा की बातें करते हैं, सती प्रथा से लेकर के विधवाओं से लेकर कोई स्थिति से संयुक्त परिवारों की बात करते हैं। आज हम सभी न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं ज्यादातर लोग। हम सिर्फ मध्यम वर्गीय लोगों की अगर बात करें, क्योंकि HIG और LIG की बात हम छोड़ देते हैं, MIG लोगों को देखते हैं जिसमें हम सभी हैं, तो प्राय पाते हैं कि कल जो स्थिति थी बदतर थी। महिलाओं को भोग का वस्तु समझा जाता था, बेटियों को लोग दान दे देते थे। बेटियां को दान देने की चीज नहीं है। आज उनको पढ़ाया जा रहा है, ग्रेजुएट कराया जा रहा है, डॉक्टरेट कराया जा रहा है और इंडिपेंडेंट बनाने का कोशिश उनके पेरेंट्स कर रहे हैं। क्या ये विकास नहीं हुआ? क्या आज के हमारे समाज में ये परिवर्तन नहीं आया? मैंने कहा कि स्थितियां बनती हैं, समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। जब कभी भी गीता में भगवान कृष्ण ने एक बात कही थी कि जब भी परिवर्तन आएगा आपको एडजस्ट करने में समय लगेगा। किसी भी काल में आप बात करें, एडजस्ट करने में समय लगता है, धीरे धीरे आप उस चीज को एडजस्ट कर लेते, शुरू में बुरा लगता है। तो मैं अपनी बात को यहीं से समाप्त करता हूं, क्योंकि ये सत्र समापन सत्र है, हमारे अतिथि लोग बाहर से आए हुए, सभी को जाना भी है। तो संक्षेप में मैं इतनी बात कहूंगा कि तब स्थिति हमारे अपने व्यक्तिगत अनुभव से ज्यादा बदतर थी। आज हमारे समाज में चाहे कामकाजी महिलाएं वैतनिक हो या अवैतनिक हो, वो उनकी जीवनी एक सम्मानजनक स्थिति में है। आज वो जननी तो शुरू से रही है, आज वो उनको हाउस वुमन नहीं कहते हैं, हाउस मेकर कहते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो 2 दिनों में हमारे बीच विचार विमर्श हुआ था उसको संक्षेप में आपने यहाँ प्रस्तुत किया। और अब मैं अधिक समय न लेते हुए अपने मंच की ओर चलती हूँ और सबसे पहले मैं प्रोफेसर डॉक्टर PM डोंगरे सर को यहाँ आमंत्रित करती हूँ। वे आए और अपने वक्तव्य से हम सभी को अभिसिंचित करें। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और भारत माता की जय। ऐसे श्लोकों, ऐसे नारों से बना बसा यह भारत, इस भारत के एक छोटे से जिले भदोही में आज भारत में काम कर रही महिलाओं की स्थिति, मुद्दे, चुनौतियां और समाधान विषय 2 दिवसीय संगोष्ठी में आज के समापन सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय प्राचार्य जी, काशी विश्वविद्यालय से आए दंपति द्वय, अतिथि मंडल, हमारे महाविद्यालय वाले साथी रह चुके दोनों शर्मा लोग, डॉक्टर सुधा शर्मा, डॉक्टर आनंद शर्मा और धनुपुर साई प्राचार्य जी, और मंच के सामने बैठे हुए सत्य सम्मानित डॉक्टर वर्मा जी और सारे मेरे मित्रों, प्यारे छात्र छात्राओं। सबसे पहले तो मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ कि इस तरह के विषय पर बोलने का मैं अधिकारी नहीं, पहली बात तो जैसे छोटे बच्चे बोलते हैं मंच में तो कहते हैं ना कि कुछ त्रुटि होगी तो माफ कर दीजिएगा, तो मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि कुछ त्रुटि होगी तो उसका निशा मत कीजिएगा, माफ कीजिए या पीजिए। भारत में कामकाजी महिलाओं की परिस्थिति, कौन सी महिला कामकाजी नहीं है?
कामकाजी महिलाओं की स्थिति भारत में, तो भारत में ऐसी कौन सी महिला है जो कामकाजी नहीं है। तो इसका अंग्रेजी वर्जन देखते हैं तो लगता है स्टेटस ऑफ वर्किंग वुमन इंडिया। तो वर्किंग वुमन कहने में लगता है कि वो कुछ घर के कार्य के अलावा कुछ कार्य कर रही है। तो मैंने 2 साल पहले एक पुस्तक ट्रांसलेट की थी, अंग्रेजी से हिंदी में किया था, जब मैं थोड़ा बेरोजगार टाइप हो गया था शिवराम में, तो मैंने एक किताब पब्लिश की, ट्रांसलेट की थी हिंदी में। तो उसका विषय था कार्य और तनाव। कार्य और तनाव इसका विषय था। उसमें विभिन्न चैप्टर थे, जिसमें कुछ साइंस के थे, कुछ सामाजिक समाज विज्ञानियों वाले, कुछ भाषा विद्वान वाले के अलग तरह के चैप्टर थे। उसमें एक चैप्टर ये भी था कि छोटा सा अपना विचार रखा, पहले भी कह चुका हूँ कि मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन तब भी कुछ मुद्दे हैं, कुछ चुनौतियां हैं, कुछ समाधान है। इतना अच्छा मैं थोड़ी देर पहले अभिनव यहाँ प्रयोग हो रहा था, हमारे विशिष्ट प्रतिनिधि दंपति हैं और दंपति का सम्मान भी हो रहा था। तो जो मुद्दे और चुनौतियां हैं उनकी कोई आवश्यकता ही नहीं रह गई, जो समाधान है कि एक दूसरे का सम्मान करें। मंच में आज मौका दिया गया कि पति पत्नी एक दूसरे का सबके सामने सम्मान करें। क्योंकि मैं भी ऐसे घर में रहा हूँ जहाँ मेरी पत्नी भी कामकाजी रही है। कामकाजी महिलाओं की समस्या मैंने सुनी है, ज्यादातर मैंने समस्या सुनी है जो, तो क्योंकि मैं बहुत गाँव से नहीं हूँ, ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र का व्यक्ति हूँ। तो शहरी क्षेत्र में महिलाओं की, चाहे वो घर में काम काज कर रही हो चाहे बाहर काम काज कर रही हो, उनका सिर्फ एक और एक रोना रहता है, एक ही बात की रहती है कि मुझे सुना जाए, मुझे सुना जाए, मेरी बात मानी जाए या मत मानी जाए, इसका कोई मतलब नहीं है, मैं सब कर लूंगी, सिर्फ मेरा सुना है। मैं अपनी मुख्यति से मुखातिब हो रहा हूँ कि क्या ये बात सही है कि जो वर्तमान परिस्थितियां चल रही हैं उसमें महिलाओं को सबसे बड़ी समस्या जो है कि उनको ठीक से सुना नहीं जाता है। योग्यता में पुरुषों से कहीं आगे निकल चुकी है। अगर आप देखिए जो सामने बैनर लगा हुआ है, पीछे लगा हुआ है, उसके पीछे वाटर मार्क देखिए, तो वाटर मार्क में महिलाएं जिस नहीं उनको देखेंगे आप, तो आपको लगेगा अरे ये तो बहुत कम है, पूरे दीवार भर का होना चाहिए कम से कम। तब कम से कम कुछ गिनी चुनी महिलाओं का ऐसे एक वाटर मार्क में फोटो आता। तो महिलाओं की तरक्की, उनकी योग्यता और उनके द्वारा किए जाए योगदान पर कोई प्रतिचिन्ह नहीं खड़ा नहीं होता। हम लोग को गवर्नमेंट कॉलेज में प्रिंसिपल कहते हैं अपने आप को, ठीक है, लेकिन तब भी जितनी माननीय प्राचार्य हमारे सामने बैठी हुई है, मैं बहुत विश्वास से कर सकता हूँ कि जिस तरह से ये लोग अपने को चला रही हैं उस तरह से पुरुषों को चलाने बहुत मुश्किल है। ये सच्ची बात है। मैं देखता हूँ, बातें सुनता हूँ मैं कैसे चल रहा है, जहाँ महिला प्राचार्य हैं वहाँ पे काम का एक तरीका अलग है, एक सोबर तरीका है, और सोबर तरीके में एक बहुत ही कठोर अनुशासन भी है। मैं तो वाले एक साथ बोलते हैं, बात करने काम करने का तरीका बड़ा सोबर है, भाषा में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन अनुशासन एकदम जबरदस्त होता है वहाँ पे। तो आखिर कोई चीज अनुशासन में अगर न की जाए तो कार्य नहीं कर सकता। तो महिलाओं की प्रस्तुति का क्या है बात करने का, क्योंकि अगर महिलाओं को आगे बढ़ाना है, अभी चल रहा है कि बहुत दिनों से चल रहा है कि लड़कियों को पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। अब तो लड़कियां पढ़ लिख के आगे बढ़ चुकी हैं। पिछले 10 साल पहले की मंच पे ही आप देख सकते हैं, मंच ही आपको अंदाज चल रहा है, आप यहाँ जो बैठी महिलाएं देख चुकी हैं, पढ़ लिख के बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, उनको पढ़ाने लिखाने के लिए कहने की जरूरत नहीं है। प्रश्न है कि उनके कार्यों का सही मूल्यांकन और उसका उनको श्रेय दिया जाए, और न सिर्फ श्रेय दिया जाए बल्कि उनकी योग्यता का सम्मान करते हुए उनके साथ काम करने की प्रवृत्ति पुरुषों को विकसित करनी होगी। एक महिला को अगर किसी प्रोग्राम का कोऑर्डिनेटर बनाया जाता है तो ऐसा रोने लग जाएंगी, मैं भी बोलता हूँ रोने लग जाती है। ये बहुत दूसरा मुद्दा में ला रहा हूँ सामने कि भावुकता का जो प्रश्न है वो बहुत ही अनुत्तरित प्रश्न है, और इसके लिए उनका बायोलॉजिकल साइंटिस्ट भी बैठे हुए सामने वर्मा जी जानते हैं कि पुरुष और महिला की जो शारीरिक स्थिति है और उनकी मन स्थिति है, उनके अंदर क्या क्या हार्मोन्स होते हैं, और सेक्रेशन बहुत अलग ढंग से होते हैं, लेकिन एक गजब की क्षमता है नियंत्रित करने की।
जितनी आप वर्किंग महिलाएं बैठी हैं मैं सबको नमस्कार करता हूँ। ये लोग किस तरह से काम करती हैं अपने घर का, सुबह से लेकर रात तक काम करती हैं, बस शिकायत यही रहती है मुझे सुनाया जाए। जय हिंद जय भारत। बहुत ही सुंदर ढंग से हमारी समस्याओं को समझा भी है और समाधान भी प्रस्तुत किया है कि हम बार बार इस मंच से कल से ही सुनते आ रहे हैं कि पुरुषों को अपनी मानसिकता में परिवर्तन लाना होगा, लेकिन ये विचार आपकी तरफ से आया कि महिलाओं को भी अपनी मानसिकता में कुछ परिवर्तन लाना होगा। उन्हें केवल यही नहीं सोचना है कि हमारा शोषण हो रहा है, उन्हें ये भी सोचना है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा विकास हो रहा है। और अन्य भी चीजें आपने बताई जिसमें जो सम्मान वाला पक्ष था, मुझे नहीं लगता कि उस पर किसी को भी कोई आपत्ति होगी कि जब तक समाज में सभी वर्ग परस्पर एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे तब तक हमारे समाज का विकास नहीं हो सकता। अब मैं अपने द्वितीय अतिथि प्रोफेसर आर.एन. शर्मा, प्राचार्य धानापुर, आपको आमंत्रित करती हूँ आपके बहुमूल्य वक्तव्य के लिए। सर आए और अपना वक्तव्य दें, आशीर्वाद दें। श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय महाविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय भारत में कामकाजी महिलाओं में सेवा करी जसोदा मैडम जी, सुनीता मैडम, डॉक्टर भोले जी, वर्षा मैडम, सामने बैठे हुए इस महाविद्यालय के विद्वान प्राध्यापक, दूसरे महाविद्यालय से आए हुए इस संगोष्ठी में हिस्सा लेने के लिए प्राध्यापक और जितने भी छात्र छात्रा हैं। ये संगोष्ठी 2 दिन से चल रहा था। है महिलाओं की स्थिति के बारे में डिबेट होना भी चाहिए, बहुत दिन से चलता भी रहा है, लेकिन जो स्थिति है काफी सुधार हुआ है। और आज से करीब 15 साल पहले जो भारत के राष्ट्रपति थे कलाम साहब, एक आयोग बनाया गया था, उनका एक मिशन था 2020 में। उसमें उन्होंने एक परिकल्पना किया गया कि अगर महिलाएं बाहर निकलेंगी, जैसे आज महिलाएं बहुत कम घर से बाहर निकलती हैं, उनका योगदान बहुत कम रहा, लेकिन अगर पूरी महिलाएं बाहर निकलेंगी तो भारत का प्रतिनिधित्व। तो उन्होंने एक किताब लिखा था 2020 का, और उसी मॉडल पर हम लोगों ने बहुत सा काम करना शुरू हुआ। टाइम कम से कम लगे, बैंक में टाइम कम लगे, महिलाएं बाहर निकलेंगी तो यातायात कैसे होगा, कंट्रोल कैसे होगा। ऐसे भी हर जगह प्रॉब्लम है भारत में, जितनी भी चीजें होती हैं, जाम की प्रॉब्लम, हर जगह समय की प्रॉब्लम, उससे बचने के लिए अगर इतनी महिलाएं बाहर निकलेंगी तो कैसे उस भीड़ को कंट्रोल किया जाए। इसी का काफी काम किया गया। हम लोग कुछ पीछे हो गए। मलेशिया उसको उस टेक्निक को लेकर गया, इंडोनेशिया लेगा और काफी आगे काम किया 2020 इंडिया। यहाँ भी काफी चीजें सुधरी हैं और महिलाएं बाहर आ भी रही हैं, उनको स्कोप मिला पहले की तुलना में। आजकल पहले हम लोग नौकरी का मतलब काम काज तो सरकारी नौकरी कर सकता है या अच्छे बिजनेस की ओर। आज हर जगह स्कोप बढ़ा है, काम करने का रुतबा बढ़ा है, रोज बढ़ा है, महिलाएं भी बाहर निकली हैं और आने वाले 10 सालों में महिलाएं कम से कम जो अभी स्थिति है उससे 50% ज्यादा बाहर निकली। ठीक है, बाहर निकलने का मतलब कुछ लोग 5-10% ऐसे हैं, 5-10% ऐसे हैं जो इसी तरह घूमने के लिए निकलते हैं, लेकिन आज भी 90 से ज्यादा % लोग घर से बाहर वही निकलते हैं जिसका कोई अपना काम हो, अपना कोई बिजनेस हो, अपना कोई लक्ष्य होता है। तो ये पूरी संगोष्ठी उस पर आधारित रही। हम तो कम देर के लिए आए, लेकिन लास्ट सेशन में ही करीब आए। कल शाम को सर से बात हुई प्रिंसिपल सर से, और बोले कि यार ज्ञानपुर में तो आ रहे हैं, हम भी कहे कि चलिए सर रखें ज्ञानपुर में।
एक बार इसी बहाने सबसे भेंट हो जाएगी, सबसे आशीर्वाद भी मिल जाएगा, बुलाने लोगों से जान पहचान भी हो जाएगी। तो आप लोगों का आयोजन बड़ा सफल रहा, भगवान करें इस तरह के आयोजन और आगे जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने उन मुद्दों पर भी यहाँ चर्चा की जिन पर बहुत अच्छे ढंग से केवल वो चलते चलते आया था, लेकिन बहुत विस्तार से उस पर विचार नहीं किया गया, जिसमें आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि जब महिलाएं भी घर से निकलेंगी तो हमारी जो सामाजिक समस्याएं हैं वो क्या बढ़ जाएंगी। जैसे आपने यातायात की समस्या को कहा कि अभी तो कुछ ही बाहर निकल रहा है, जब महिलाएं भी निकलने लगेंगी तो ये भीड़ बढ़ेगी, यातायात के संसाधन चाहेंगे। और हम देखते भी हैं कि जब पुरुष निकलते हैं तो बाइक लेकर के भी निकल सकते हैं, अन्य चीजों से भी। फिर महिलाएं निकलने लगी तो एक नई स्कूटी इजाद हुई कि उनके साधन संसाधन के लिए। और महिलाओं के लिए कहा जाता है कि आप कार में अधिक सुरक्षित रहेंगे, अधिक आपको आसानी होगी दूर जगहों पर जाने के। तो कारें भी बढ़ गई, पुरुष अलग एक कार लेके जाते हैं, महिला अलग एक कार के, अगर उच्च वर्ग के लोग हैं तो यातायात की समस्या, प्रदूषण की समस्या, न जाने कितनी समस्याएं बढ़ रही हैं। और एक दूसरा जो आपने बिंदु रखा, रोजगार के अवसर की समानता की बात तो यहाँ हुई थी, लेकिन जब रोजगार के अवसर नहीं बढ़ रहे हैं और रोजगार लेने वाले शिक्षित वर्ग की संख्या अचानक बढ़ गई है, पुरुष ही थे अब महिलाएं भी हैं, तो ये जो बेरोजगारी की समस्या है ये भी उनके बाहर निकलने से मुझे लगता है कि बहुत अधिक हो गई है। पहले पुरुष ही रोजगार या बेरोजगार की श्रेणी में आते थे, महिलाएं भी बेरोजगार हो रही हैं। और पुरुषों के लिए भी समस्या बढ़ गई है कि लो अब ये भी आ गए, अब इसमें भी आरक्षण हो गया, अब महिलाएं भी काम करेंगी। तो पुरुषों पहले से ही रोजगार की कमी थी, बेरोजगार घूम रहे थे, अब उनके आने से और बेरोजगार हो गए। तो ये जो समस्याएं हैं, जो सामाजिक समस्याएं हैं, इन पर भी आपने बहुत प्रकाश डाला, इस विषय को भी आप सामने लेकर के आए। और अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं बुलाना चाहूंगी प्रोफेसर सुनंदा चतुर्वेदी मैडम को, वे आए और अपने वक्तव्य से हम सबको अभिसूचित करें, अपने विचार रखें। महाविद्यालय की 2 दिवसीय संगोष्ठी के समापन सत्र की मुख्य अतिथि डॉक्टर चंचला मैडम, डॉक्टर त्रिपाठी सर, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर रंजीराम जी, डॉक्टर यशोधरा शर्मा जी, डॉक्टर कमले जी, डॉक्टर शर्मा जी, और इस सभा कक्ष में बैठे मेरे सारे विद्वान साथियों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो इस समापन सत्र में आमंत्रित करने के लिए मैं यहाँ के प्राचार्य महोदय जी का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने इस संगोष्ठी के द्वितीय दिन में मुझे आमंत्रित किया और मुझे इतने, अभी आज चर्चा चल रही है कि मंच पर महिलाएं बराबरी से बैठी हैं, इस हॉल में भी महिलाओं की संख्या है, लेकिन ये जो स्थितियां हैं ये हायर एजुकेशन की हैं, उच्च शिक्षा की हैं, जिनके लिए कहा ही जाता है कि ये महिला प्रधान जॉब है, जिसमें कि महिलाएं आपको अधिक संख्या में दिखाई देती हैं, क्योंकि ये महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित प्रोफेशन कहा जाता है कि आपने कि जो महिलाएं आएंगी उनको वातावरण भी उच्च शिक्षा से शिक्षित लोगों के साथ पड़ेगा उनका वास्ता, और उसमें वो असुरक्षा की का वातावरण नहीं महसूस करेंगी। जैसा कि कामकाजी महिलाओं के लिए कहा जाता है कि कार्यस्थल पर असुरक्षा, लेकिन यहाँ हम जो बैठे हुए हैं ये उच्च शिक्षा का स्तर है। यहाँ पर आप महिलाएं बराबरी के स्तर पर देख रहे हैं। अभी पीजी प्राचार्य की लिस्ट निकली थी प्रमोशन की, उसमें महिलाओं का वर्चस्व था और देख के लोगों ने कहा था कि महिलाएं पीजी प्रिंसिपल हुई हैं, अब देखिए ये लोग कहाँ जाती है ना। तो वहां पर
ये उच्च शिक्षा का परिदृश्य है। यहाँ हम अपने बाकी आंकड़े भूल ना जाए। जैसे अभी वर्मा जी से भी डिस्कशन हो रहा था कि बायोलॉजी में बायोलॉजिकल के लिए महिलाएं आगे हैं। हम बता दें वर्मा जी को कि जेनेटिकली भी महिलाएं आगे हैं। XX क्रोमोसोम और YY क्रोमोसोम की वजह से Y क्रोमोसोम जो फीमेल का है वो कमजोर है और X क्रोमोसोम जो फीमेल का है वो स्ट्रॉन्ग कहा जाता है। तो जेनेटिकली तो भगवान ने हमको स्ट्रॉन्ग बना करके भेजा, लेकिन सामाजिक स्तर पर भी हमको। तो यहाँ कहने का मतलब यही है कि हम उच्च शिक्षा के परिदृश्य में अपने आप को ना देखें, हम आर्थिक सर्वेक्षण की ओर भी नजर डालें। जबकि 2018 में जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ है वो बताता है कि 2005-06 में जो कामकाजी महिलाओं का प्रतिशत था वो 36% था और 15-16 में आकर के वो 24% हो गया। जबकि महिलाओं का साक्षरता स्तर बढ़ा है, जो पहले 50% था वो अब 15-16 में आकर के 62% हो गया। तो यहाँ कामकाजी महिलाओं के स्तर में 12% की कमी देखी गई है, जबकि साक्षरता स्तर में भी 12% की हमने बढ़ोतरी देख रहे हैं। लेकिन यहाँ अधिकतर यही है कि जब लड़कियों की शादी हो जाती है, जॉब कर रही हैं लड़कियां, तो हमेशा पारिवारिक जिम्मेदारियां उनको आगे कामकाजी बनाने के में बाधा उत्पन्न करती हैं। आपको जो अभी बात भी चल रही थी कि संयुक्त परिवार और एकाकी परिवारों की महिलाएं जो है अधिकतर अकेली रह रही हैं हस्बैंड के साथ, वहां पर बच्चों के पालन पोषण की बात आ जाती है। इसीलिए भी महिलाएं नौकरी में पीछे जा रही हैं, उनकी हिम्मत नहीं हो पाती कि अपने बच्चे को किसी और के ऊपर छोड़ करके वो आगे बढ़े। जबकि संयुक्त परिवार में ऐसा नहीं है। संयुक्त परिवार में यदि उनको उनके इन-लॉज मिल जाते हैं बच्चों की देखभाल के लिए, तो महिलाएं निश्चिंत होकर के जॉब के लिए जाती हैं। तो यहाँ हम किसी गवर्नमेंट को यहाँ पर आक्षेप नहीं लगा सकते कि गवर्नमेंट ने सुविधाएं कम दी हैं, इसीलिए महिलाएं कामकाजी महिलाएं पीछे जा रही हैं या उनका परसेंटेज कम। इसको सर्व करिए, यदि खाना बनाने की बारी आ रही है तो लड़के को भी हम इस तरह का ट्रेन करें, तभी हम आगे देखेंगे कि जब लड़के की वर्किंग वाइफ आएगी तो वो समान रूप से उसको सहयोग करेगा, क्योंकि उसने परिवार में अपने ऐसा देखा है कि मम्मी वर्किंग थी तो पापा भी सहयोग करते थे। तो हमें अपनी मानसिकता यहाँ चेंज करनी है सामाजिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, ताकि महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए मौका मिले। बस इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ क्योंकि समय कम है। उच्च शिक्षा में शिक्षण संस्था में मैं भी अपने बचपन से यही सुनती आ रही हूँ कि अगर कोई लड़की है तो उसके लिए बस दो क्षेत्र हैं, या तो शिक्षा के क्षेत्र में जाए टीचिंग लाइन में, या तो फिर वो डॉक्टर बन जाए सेवा के क्षेत्र में। तो मुझे भी प्रारंभ से ही इसी तरह की शिक्षा दी गई कि या तो तुम्हें डॉक्टर बनना है या तो तुम्हें टीचर बनना है। तो डॉक्टर बनने का प्रयास मैंने करके देखा, नहीं बन पाई तो मैं टीचर बनूंगी। तो ये दो ही क्षेत्र हमारे लिए खोले गए। ये अलग बात है कि लड़कियां बहुत सारे क्षेत्रों में आज अपना परचम लहरा रही हैं, लेकिन उनका प्रतिशत बहुत कम है। वो प्रतिशत मेरे मन में लगातार एक प्रश्न रहा है, रोजगार पाने में, आगे बढ़ने में। तो केवल 1-2 महिलाएं कल्पना चावला अंतरिक्ष में पहुंच गई, फिर आगे तो वहाँ बहुत कम प्रतिशत है। उस प्रतिशत को बढ़ने में भी मुझे लगता है बहुत समय लगेगा। और जैसा कि मैडम ने कहा कि हमने जो यहाँ समानता की बात की कि बराबर प्रतिशत में लोग हैं, तो वो उच्च शिक्षा में अन्य क्षेत्रों की क्या स्थिति है उस पर भी विचार करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं बुलाना चाहूंगी प्रोफेसर यशोधरा शर्मा मैडम को, वे आए और अपना वक्तव्य प्रस्तुत कर हमें अभिसिंचित करें, हमें अपना बहुमूल्य वक्तव्य दें। डॉक्टर सर्वेश, डॉक्टर अर्चना, 4 प्रतिभागी तो मेरे ही महाविद्यालय से आए हुए हैं। इस महाविद्यालय अन्य महाविद्यालय से आए हुए प्रतिभागी गण, यहाँ के कर्मचारी गण और बहुत प्रिय छात्र। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद अदा कर दूं हमारे इस महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय, आपने मुझे यहाँ इस सेमिनार में निमंत्रण दिया, यहाँ आने का दोबारा मौका दिया, आप सभी के बीच उपस्थित होने का एक
राजकीय महाविद्यालय में जाके, क्योंकि हम राजकीय महाविद्यालय से जुड़े हुए हैं, तो एक परिवार की अनुभूति होती है। तो इस सुखद क्षण को आपने मेरे लेखन से प्रस्तुत किया, आपका बहुत बहुत आभार। जहाँ तक इस सेमिनार का प्रश्न है, इसका विषय है भारत में कामकाजी महिलाओं की परिस्थिति, मुद्दे और चुनौतियाँ। ये सेमिनार का समापन सत्र है और इस सत्र में अब तक आए हुए अतिथि वक्ताओं ने, यहाँ पे आए प्रतिभागियों ने अपने अपने विचार इस विषय पर रखे हैं और उससे कुछ निष्कर्ष पे भी यहाँ लोग पहुंचे हैं। वर्तमान में मेरा ये विचार है कि भारत गहरी पुनर्जागरण के युग से गुजर रहा है। पौराणिक काल में तो महिलाओं की स्थिति इतनी खराब नहीं थी। पौराणिक काल में तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते वाली बात थी। मध्यकाल में कहीं जाके महिलाओं की स्थिति थोड़ी सी विपरीत हुई थी, लेकिन वर्तमान युग में भारत पुनर्जागरण काल में है। आपको अगर देखें तो हमारी छात्राओं के परीक्षा परिणाम अव्वल आते हैं। संगठित क्षेत्र में, असंगठित क्षेत्र में, नौकरियों में भी। और इन समस्याओं में जो अंतर्निहित बात है मेरे दृष्टिकोण से, पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि पुरुष और महिला कोई युद्ध का पुरुषों से करना है और पुरुषों का युद्ध महिलाओं से। ये समाज की प्रवृत्ति सदैव से महिलाओं पर हावी होने की रही है, अहंकारपूर्ण प्रवृत्ति रही है। इसे हमें स्वीकार करना होगा। और इसी अहंकारपूर्ण जिन्हें समस्याएं आती हैं वो निम्न मध्यम वर्ग से आती हैं या मध्यम वर्ग से आती हैं। उनके परिदृश्य में जो समस्याएं खड़ी होती हैं वो इस प्रवृत्ति की वजह से आज भी खड़ी हो रही है। जैसे वेजेस की बात है, असंगठित क्षेत्र में अभी भी ये माना जाता है कि महिला श्रमिक की अधिकारिणी है। ये स्थिति आज भी एग्जिस्ट करती है। समस्या ये है कि कार्य क्षेत्र में महिलाएं, ये बहुत बड़ा बिंदु है, कार्य क्षेत्र में जो महिलाएं हैं उन्हें महिलाएं सपोर्ट नहीं करती, और अगर वो महिला सहयोगियों से सपोर्ट नहीं पाती, पुरुष सहयोगियों से सहयोग लेती हैं, तो समस्या विषमतर होती है और ज्यादा बड़ी समस्या खड़ी होती है। तो महिलाओं को महिलाओं का सहयोगी होना चाहिए। हमें इस दिशा में भी सोचना चाहिए कि जो महिलाएं निकल के कार्य क्षेत्र में बाहर आ रही हैं उन्हें एक दोगुना भार है। घर का कार्य क्षेत्र उनसे छूटा नहीं, बाहर का कार्य क्षेत्र उन पर जुड़ा है। तो दोहरा जो कोई कंपैरिजन नहीं है, ये कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन आज भी अगर सामान्य परिवार लौटता है तो घर में ड्राइंग रूम में बैठ के एक कप चाय पीता है, घर में पहुंचती है तो बच्चों की, परिवारजनों की अपेक्षाएं उसका स्वागत कर रही होती है और वो जी जान से, खुशी से मैं कहूंगी, उनको पूरा करने में जी जान से जुट जाती है। तो दोगुना काम करती है। इस अत्यधिक श्रम को करने के है जो दुर्भाग्यपूर्ण है वो ये है कि जो धनराशि वो अर्जित करती है उसको स्वतंत्र रूप से खर्च करने का अधिकार उसको अभी भी नहीं है, अब नहीं हो पाएगा। औद्योगिक क्षेत्र में अगर कहीं घाटे में कोई प्लांट जा रहा है, छटनी अगर होती है तो महिलाओं की छटनी पहले होती है। आज भी ये स्थिति एग्जिस्ट करती है। लेबर यूनियंस जितनी है हिंदुस्तान में, उसका 10% भी पार्टिसिपेशन उसमें लेडीज का नहीं है। जब लेबर यूनियंस में लेडीज का पार्टिसिपेशन ही नहीं है, एक सहयोगी ने यातायात की बात की थी। उच्च वर्ग के लिए तो कार से आना आसान है, घर से निकले कार से कॉलेज आ रहे, लेकिन जो सार्वजनिक यातायात प्रणाली से सफर करती है महिलाएं कामकाजी क्षेत्र की, उनके लिए ये सार्वजनिक प्रणाली बहुत कष्टप्रद है, जिसका भरपूर उपयोग उनके सहयात्री उठाते हैं। तो यानी कि जो महिलाएं सार्वजनिक प्रणाली से सफर कर रही हैं, वो अपनी शारीरिक सुरक्षा के लिए भी चिंतित रहती हैं। मेरे ख्याल से कार्य क्षेत्र में यौन उत्पीड़न और इस तरह की बातें बहुत सारी, उनकी सामाजिक स्थिति जब तक नहीं सुधरेगी तब तक उनके सामने समस्याएं लगातार खड़ी होती रहेंगी। अब कानून बना लेने से सिर्फ समाज की सोच नहीं बदल जाती, समाज की सोच हम आप जैसे लोगों को ही बदलनी है, और इसीलिए ये सेमिनार आयोजित
किए जा रहे हैं या हो रहे हैं, बड़ा ही सामयिक और अच्छा विषय है। प्रगति कर सकता है तो ये अपने आप में एक अनर्गल सी बात होगी। जिस देश की 100% आबादी में से 50% आबादी को अगर आप काट के अलग कर दें और कहें कि देश प्रगति कर लेगा, तो ये तभी है देश प्रगति करेगा जब देश की 100% आबादी इसके निर्माण में सहयोग देगी। तो सहयोग तो हमें महिलाओं का चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, जो कुछ भी उनकी सुविधाएं हैं उनको राष्ट्रीय कर्तव्य की तरह देखना होगा। अगर वो कार्य क्षेत्र में अपना काम समाप्त करने के बाद घर में बच्चों की देखभाल करती हैं, तो उनकी सुविधाओं के प्रति हमें सहृदय होना होगा। अगर इन बातों का हम धीरे धीरे ध्यान करेंगे, जैसा सुनंदा जी ने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि अगर वो बाहर काम करके आती है तो सिर्फ उसी का दायित्व नहीं है कि वो परिवार के शेष कामों का संपादन करे। हम केवल उसी के दायित्व को की तरह से ना देखें, बल्कि पूरे परिवार को उसका सहयोग इसमें करना चाहिए। तो यही मेरे हिसाब से कामकाजी की महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए कुछ आवश्यक समाधान हो सकते हैं। इन्हीं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मैडम। हमारा जो संगोष्ठी था उसमें कुछ उप विषय थे जिसमें इस श्रमिक वर्ग को भी सम्मिलित किया गया। आपने उस विषय पर बहुत ही सारगर्भित वक्तव्य दिया कि उच्च वर्ग की या कुलीन वर्ग की महिलाओं की स्थिति पर तो बहुत चर्चा हुई, लेकिन जो निम्न वर्ग है या निम्न वर्ग है या श्रमिक वर्ग की महिलाएं हैं, उनकी स्थिति पर भी विचार किया जाना चाहिए। आपने सार्वजनिक यातायात की समस्या पर भी प्रकाश डाला। ये बहुत बड़ी समस्या है, छोटे शहरों में भी और बड़े शहरों में भी, जहाँ पर कि बहुत दूर दूर हमें अपने कार्य क्षेत्र में जाना पड़ता है, महिलाओं को जाना पड़ता है और अनेक प्रकार की असामाजिक तत्वों से सामना होता है। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जिन्हें महिलाओं के लिए उचित नहीं मानते हैं। मेरे खुद के साथ ऐसी कई घटनाएं हुई हैं और इसके लिए मेरे परिवार ने मुझे बहुत बार रोका बाहर जाने से। जब हम लोग छोटे थे तब और अब में बहुत परिवर्तन आया है सोच में लोगों के, लेकिन उस समय मैडम ने जो यातायात की बात कही, इसलिए मैं कहना चाहूँगी, उस समय मेरी एक बड़ी दीदी थी जिनका एम्स में उनका एडमिशन हो गया था, उन्हें बाहर पढ़ने जाना था, वो डॉक्टर बन सकती थी, लेकिन उन्हें इसलिए नहीं जाने दिया गया कि एक अलग शहर में अकेले एक लड़की कैसे रहेगी, कैसे पढ़ेगी। हॉस्टल की सुविधा होते हुए भी परिवार उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाया। खुद मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं भी विज्ञान वर्ग से पढ़ना चाहती थी, बीएससी करना चाहती थी, बहुत दूर नहीं, यूपी कॉलेज में ही मेरा बीएससी में एडमिशन हुआ। तो मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पीछे हमारा घर है, वहां से यूपी कॉलेज तक कैसे जाऊंगी, सार्वजनिक यातायात की समस्या के कारण ऑटो में जाना होगा। ऑटो भी तब नहीं चलते थे, बसों में इस तरह से करके जाना होगा, बहुत दूर है, बहुत सुविधाजनक नहीं है, इसलिए बगल में काशी हिंदू विश्वविद्यालय यहीं पढ़ लो। तो इसलिए तुम आर्ट्स को जो चुनने की स्वतंत्रता की बात कही जाती है, हम अपनी इच्छा से न अपना कार्य क्षेत्र चुन सकते हैं, न अपनी शिक्षा का क्षेत्र चुन सकते हैं। लड़की हो तो कला वर्ग चुन लो, लड़की हो तो शिक्षिका बन जाओ, ये हमारे लिए पहले से चयनित है। हमें स्वतंत्रता नहीं है अपनी इच्छा अनुसार अपने अवसरों को चुनने की, और बाधाएं गिना दी जाती हैं, बाधाएं समाज की है। तो इसलिए ये एक सामाजिक समस्या है। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इन समस्याओं को भी सामने रखा, उन पर प्रकाश डाला। और अब मैं आती हूँ अपने मुख्य अतिथियों की ओर। मैं हमारे विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर विशिष्ट नारायण त्रिपाठी सर को सादर आमंत्रित करती हूँ, वे आए और अपना वक्तव्य मुंह के पास बना आज की इस समापन सत्र के में उपस्थित इस महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मुरलीधर जी,
डॉक्टर शर्मा प्राचार्य, डोंगरे जी प्राचार्य अभी गए हैं बहुत, सुनंदा जी, यशोधरा जी, तो बैनर है उस पर जो नाम लिखे हुए हैं मुख्य पैटर्न वंदना शर्मा और हमारे कार्यक्रम के कन्वीनर संयोजिका वर्षा रानी और आयोजन सचिव अवधेश कुमार जी, यहाँ इनसे बहुत पुराना परिचय है, एकमात्र परिचय यशवीर जी और इस महाविद्यालय के अध्यापक लोग और बाहर से आए हुए अध्यापक लोग और यहाँ के विद्यार्थी और अध्यापकों के परिवार से आई हुई सम्मानित महिलाएं, वर्षा जी के श्रीमान जी अभी शायद निकल गए हैं कहीं, बड़ी चर्चा हुई और सम्मान हुआ है एक दूसरे का, मेरी भी चर्चा उसमें हुई। हम लोग भूल जाते हैं कि श्रीमान आप क्यों, श्री के साथ है इसलिए श्रीमान है, और अगर श्री न हो तो आप बिल्कुल श्रीमान नहीं है, मान ही नहीं है और कोई भी तरीके का सम्मान नहीं है। तो श्रीमान तभी है जब श्री आपके साथ है, और श्रीमती उनको कहा जाता है पूर्ण रूप से, श्री से संपन्न वह व्यक्तित्व जो आपके साथ होता है। तो कल से ये संगोष्ठी चल रही है और विषय ऐसा है जिस पर लगभग पिछले 20 वर्ष से विमर्श चल रहा है, विशेष रूप से साहित्य में शुरू हो चुका है। यद्यपि ये विषय साहित्य का नहीं है, ये विषय समाजशास्त्र का है, ये विषय राजनीति शास्त्र का है, उसको अनुभव करना और उसको व्यक्त करना, यही काम पत्रकारिता भी करती है। पत्रकारिता का भी काम ये है कि वो समाज में देखे, सचेत रखे, इसलिए उसको चौथा स्तंभ कहा गया है। तो कल से आज तक चर्चा चल रही है और विभिन्न विषयों को लोगों ने इस पर चर्चा की होगी, और अभी प्राचार्य आपके सामने मंच पर बैठे हुए लोग जो विभिन्न विषयों के, जो हिंदी के नहीं, जो संभवतः उसमें कुछ लोग समाज विज्ञान के भी नहीं, तो जो विज्ञान के, तो स्त्री और पुरुष दो इकाइयां हैं, लेकिन ये दोनों इकाइयां अपने में अलग अलग गुण नहीं है। पूर्णता इनकी तब होती है जब ये दोनों इकाइयां मिलती हैं, और इनके मिलने से ही संतति से लेकर के समाज तक का विकास होता है, और उसी विकास के साथ देश का विकास होता है, राष्ट्र का विकास होता है, विश्व का विकास होता है। तो ऐसे इन दो इकाइयों का होना, और इसमें किसी को कम मानना, किसी को ज्यादा मानना, ये उचित कहीं से भी। तो जब दो जरूरी तत्व, इन दोनों के बिना पूर्णता नहीं है, ये माना हुआ, स्वीकार किया। समस्या कहां खड़ी होती है? समस्या खड़ी होती है प्रभुता। प्रभु कौन है, स्वामी कौन है, और जब इसकी बात आती है तब समाजशास्त्री ढंग से विचार करने वाले, साहित्य के विभिन्न विचारधाराओं से अनुप्राणित जो
विचारधाराएं हैं साहित्य की, उसमें विचार करने वाले, राजनीति की विज्ञान की दृष्टि से विचार करने वाले, तब वहां जाकर के एक चीज दिखाई पड़ती है जो हमको लगता है कि कल से लेकर के आज तक बार बार वो चीज आई हुई जो विषय ही था देख रहा था, पितृसत्तात्मकता। ये शब्द बार बार आ रहा था। पितृसत्तात्मकता एक ऐसा शब्द है जो सामान्य रूप से पुरुष को कटघरे में खड़ा कर देता है कि ये पितृसत्तात्मकता जो है उसका जनक और इस अवधारणा को पुष्पित, पल्लवित और आगे बढ़ाने का काम करने वाला एक। लेकिन जब आप सही ढंग से और व्यापक ढंग से और पूरी स्थितियों का आकलन करते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे तो यह पितृसत्तात्मकता की जो अवधारणा है वह उसको पोषित करने वाला व्यक्ति केवल पुरुष ही नहीं होता है। इसकी तरफ भी यशोधरा जी ने संकेत किया था। विषय हमारा जो है वो कामकाजी महिलाओं की परिस्थिति, मुद्दे, चुनौतियां और समाधान। बार बार चर्चा की बात आई कि कुछ तो आंकड़ों से आया, कितनी कामकाजी महिलाएं हैं, तो आचार्य ने शुरू किया, आंकड़ा दिया। फिर कौन कौन सी श्रेणियां हैं वो भी आया कि 3 तरीके के लोग हैं। एक उच्च वर्ग है, उच्च वर्ग के ऊपर एक उच्चतम वर्ग है। आज के समय में कारपोरेट वर्ग, गांव के समाज में आप जाइए तो जमींदारों वाला वर्ग, तालुकेदारों वाला वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च मध्य वर्ग। एक नई अवधारणा विकसित हुई है पिछले दिनों, विशेष रूप से भारतवर्ष को ध्यान में रखते हुए। तो एक वो वर्ग जिसमें हम भी आते हैं, अध्यापक भी आते हैं, ऑफिस में काम करने वाले से लेकर के